नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। देहरादून की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पथरीबाग इलाके के लोगों को जाम से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पथरीबाग में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का आज शिलान्यास करेंगे। 44.58 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण 2 साल में करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल के बनने से सहारनपुर रोड पर जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं पुल की लंबाई लगभग 710 मीटर होगी। तो पथरीबाग में बनेगा ये रेलवे ओवरब्रिज। आज इसकी शिलान्यास करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पथरीबाग में रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है, इसका शिलान्यास करेंगे। 44.58 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2 साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पुल के बनने से जो सहारनपुर रोड पर जाम लगता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, वो परेशानी खत्म होने की उम्मीद है। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, कितना महत्वपूर्ण ये पुल होगा और किस तरह से समस्याओं का समाधान दिलाएगा? देखिए अपर्णा, इस आरओबी के बनने से सबसे पहले जो आईएसबीटी से जो लोग सहारनपुर रोड होते हुए बाजार पहुंचते थे, उनको जाम का सामना वहां पर करना पड़ता था। अब लोग सीधे से जिसको आईएसबीटी जाना होगा वो सीधे आईएसबीटी पहुंच सकता है और आईएसबीटी से मार्केट भी आ सकता है। तो इससे धर्मपुर और पटेल नगर का जो क्षेत्र है, जो अक्सर जाम से वहाँ पर लोग जूझते थे, उससे निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है अपर्णा कि राज्य बनने के साथ ही इस रेलवे ओवर ब्रिज की मांग शुरू हो गई थी। तब से लगातार ये पेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। करीब 45 करोड़ की लागत से ये आरओबी बनेगा और ये टारगेट किया गया कि अगले 2 साल में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही बहुत अच्छी बात भी है सुनील, क्योंकि अक्सर ये होता था कि पहले योजनाएं शुरू हो जाती थी, लेकिन योजनाएं कब तक पूरी होंगी ये तय नहीं हो पाता था, या अगर एक टारगेट मिलता था तो वो कभी वक्त पर अचीव नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल अपर्णा, हमने पहले भी देखें कि बहुत सारे काम एक टाइम बाउंड, एक फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर लिए गए। और उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप ये मान के चले कि करीब दिसंबर के आसपास आचार संहिता भी जारी हो जाएगी, तो करीब 10 महीने का समय है। और सरकार का ये टारगेट है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि वो करीब जो अपनी मैनिफेस्टो में 2017 में उन्होंने घोषणाएँ की थी, उसका 85% हिस्सा वो कंप्लीट कर चुके हैं। और सरकार की कोशिश है कि अपनी तमाम घोषणाओं को चुनाव में जाने से पहले अमली जामा पहना ले। इसी कवायद के तहत आप देखिए कि ऑल वेदर रोड का काम बहुत तेजी से उत्तराखंड में चल रहा है। चाहे अभी ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात हो, जो बहुप्रतीक्षित एक रेलवे लाइन है जिसका सपना पहाड़ वासियों का था। 4200 करोड़ का बजट केंद्र ने इस बार उसमें रखा है। भारी भरकम बजट 21-22 के लिए है। तो ये भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ये रेलवे लाइन है वो अस्तित्व में आ जाएगी। शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे जब कार्यक्रम शुरू होगा। तो वहीं खटीमा के चंदेली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर गांव वालों को आता देख गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खटीमा थानांतर्गत चंदेली ग्राम निवासी रजविंदर कौर नाम की महिला यहाँ पर लाई गई है, जो कि मृत अवस्था में है जी। और उसके परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि किसी जानवर के हमले के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। साल 2021 की शुरुआत का सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम देहरादून में हुआ, जब पूरे राज्य में एक साथ 100 जगहों पर किसानों को बिना ब्याज का लोन बांटा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंच से किसानों को साधने, समझाने, लुभाने और जोड़ने का भी पूरा प्रयास किया। जय जवान, जय जवान। देहरादून के मंच से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये बात पूरे राज्य में गई और मुख्यमंत्री ने बिना ब्याज का लोन बांटने से पहले इस बात के लिए किसानों का धन्यवाद किया कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, और ये भी समझाया कि किसान की चिंता बीजेपी से बेहतर कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच में ये सारा विचार निहित है। और उसी के तहत अगर हमने अपने किसानों के लिए आज हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया, पहले साल में 2% पर दिया, अगले साल में हमने 3 लाख तक दिया, और आज हम 3 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं।
5 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति सोच क्या है, गांव के गरीब के प्रति सोच क्या है, ये सीधा सीधा उसका परिणाम है कि आज हम इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अपनी बात के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की नई योजना की शुरुआत की। राज्य के 95 ब्लॉक के साथ 100 जगहों पर शुरुआत एक साथ हुई और मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों ने बिना ब्याज के 3 लाख के लोन के चेक किसानों को थमाए और पहले दिन 25,000 किसानों को करीब 300 करोड़ का लोन बांटा गया। जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ और सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया। किसान को बिना ब्याज के 3 लाख का लोन मिलेगा और किसानों के समूह को 5 लाख का। किसान को कम ब्याज के साथ लोन देने की शुरुआत साल 2017 में हुई और बिना ब्याज के लोन देने की शुरुआत चुनावी साल में, जिससे सरकार को किसान से हर मोर्चे पर बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बिना ब्याज के 3 लाख का लोन पाकर किसान खुश दिखे। महिला किसानों से लेकर पद्मश्री किसान प्रेमचंद शर्मा ने स्कीम की तारीफ की और कहा कि अब बहुत कुछ बदल सकेगा। सरकार ने किसानों के लिए जो ये मुहिम छेड़ी है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की, इससे बहुत फायदा हुआ है किसानों को। ठीक है सर, और मैं सोच रही हूँ कि अभी इससे छोटा सा गौ पालन का उद्योग शुरू करूँ अपना, जिससे कि मतलब सबसे पहले तो इसमें एक जो ब्याज की जो वापस की वो है टेंशन है वो खत्म हो गई है सर। आज तो मैं इतना खुश हुआ कि किसान के लिए जो है 3 लाख लोन जो है बिना ब्याज का दिया जा रहा है। मतलब अगर तो कोई करने वाला है तो उसके लिए तो बहुत कुछ है, अगर कोई करेगा नहीं तब चाहे आप 3 करोड़ दे दो। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में तो हमारे पास विश्व की जलवायु है। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी टॉप गियर में आ चुकी है। देहरादून के मंच से कुछ ऐसा ही नजर आया। साल के पहले बड़े सियासी कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चर्चा भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। त्रिवेंद्र सरकार का ये प्रोग्राम था तो किसानों के नाम, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क में काम के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जोड़ा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि जो काम किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज तक कोई उस काम को नहीं कर पाया। अगर किसी ने प्रयास किया था तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने किया था, और स्वामीनाथन के सपनों को अगर साकार करने का काम किया है, उनकी सिफारिशों को अगर किसी ने जमीन पर लाने का काम किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री के बाद मंत्री, विधायक जिसने भी बोला उसने यही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम 2022 में भी पूरी तरह काम आएगा और त्रिवेंद्र सरकार के काम और पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी फिर 2022 में सरकार बनाएगी। नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं और आने वाला जो समय होगा, जो 2022 का होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये मैसेज भी मंच के माध्यम से भी और आम लोग इस जनसैलाब को देखते हुए ये सोच करके आए हैं। देखिए, ये कहाँ संदेह है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मैं ये आज फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की फिर दोबारा सरकार बनाने वाली है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी के नाम ने किया और चुनावी साल के पहले बड़े प्रोग्राम में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चर्चा हुई, उससे साफ है कि अपने काम के साथ सरकार पीएम मोदी के नाम को कनेक्ट रखना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की घोषणा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की। 4 मई से 22 मई तक उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएंगी, जिसमें 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। उसके बाद 4 मई से 22 मई तक बोर्ड की लिखित परीक्षा होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल की परीक्षाएं होंगी, तो वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इंटर की परीक्षाएं होंगी। 16 जून से 15 जुलाई के बीच बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार 1347 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। मई से लेकर 22 मई तक
हाई स्कूल और इंटर की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं संपादित होंगी और ये 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की 2 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक। सोमवार से 6 क्लास से ऊपर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में 1 साल से घर पर बैठे छात्रों का मेंटल स्ट्रेस दूर हो, इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सोमवार से राज्य के स्कूल नियम और शर्तों के साथ खुलेंगे। हालांकि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल रिस्क न लेते हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लास ही देने का फैसला ले चुके हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों के लिए महिला बाल विकास विभाग की खास तैयारी है। बच्चों का तनाव दूर करने, बोर्ड एग्जाम की टेंशन और कोविड से बचाव के तरीकों के लिए स्कूलों में काउंसलर भेजे जा रहे हैं। दिल्ली की एक एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर हमने इन स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हमने काउंसलिंग सेशन आयोजित करने का एक रूपरेखा बनाई है। अभिभावक इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के उस नोटिस से भी डरे हैं कि अगर स्कूल आकर बच्चों में कोविड संक्रमण होता है तो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। मैम, हम लोग तो नहीं भेजेंगे। स्कूल अगर अपनी जिम्मेदारी लेगा तो हम भेजेंगे, अगर हमारी जिम्मेदारी रहेगी तो हम अपने बच्चे को क्यों कोरोना होने देंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ऑनलाइन फीस को लेके है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों द्वारा। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मुद्दा वही रहेगा कि अभी ऑनलाइन फीस जो ली जा रही है उसमें कंसेशन दिया जाए 50% एटलीस्ट। करीब साल भर बाद स्कूल खुलने के बावजूद कुछ अभिभावक बच्चों को भेजना नहीं चाहते, लेकिन सरकारी स्कूलों में साफ निर्देश है कि जहां ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है वहां बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वहीं सोमवार से दून यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है, जिसके बाद अब वहां ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन कोविड को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और पेरेंट्स की सहमति के एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पहले आपको इसके लिए कोविड की रिपोर्ट दिखानी होगी जो नेगेटिव होनी चाहिए और पेरेंट्स की सहमति लेनी होगी। इससे पहले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई थी। राज्य में सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी कोरोना वैक्सीनेशन होगा। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इस फेज में राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पुलिस लाइन में वैक्सीन लगाई जाएगी, तो वहीं तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले 10 दिन में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जल्द ही शुरू होगी, लेकिन पिछले 1 साल से जो खिलाड़ी घर बैठे थे अब उनकी ट्रेनिंग 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। खेल विभाग 80 खिलाड़ियों की प्रैक्टिस शुरू करवाने जा रहा है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और हॉकी के प्लेयर्स को 4 कोच प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें प्रदेश स्तर से मांगी गई लिस्ट के मुताबिक हर फील्ड से 20 खिलाड़ियों की लिस्ट निदेशालय को मिल गई है और अब सोमवार से स्पोर्ट्स कॉलेज पवेलियन मैदान में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस शुरू होगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर अपराधियों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग कम ब्याज पर लोन दिलाने के नाम पर सोशल साइट्स और अखबारों में विज्ञापन देते थे और फिर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इस गैंग के एक सदस्य को एसटीएफ ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। असल में देहरादून की एक महिला को बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताकर 3% ब्याज पर लोन की बात कही थी और उस महिला से लोन के नाम पर 7 लाख ठग लिए गए। अब पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी भी मिली है जिससे कि पूछताछ से पता चला कि शातिर अभियुक्त इनका एक गैंग है और जो विभिन्न प्रांतों में इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। तो विस्तृत अभी पूछताछ जारी है और इसमें अन्य राज्यों से भी इसने जो फ्रॉड किया है उसके संबंध में भी जानकारी मिली है, जब वहाँ की पुलिस को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने पश्चिमी बंगाल से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। ये ठग अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक खातों से अलग तरीके से फ्रॉड करता था, जिसका तरीका खातों में नंबर चेंज कर पैसा ट्रांसफर करता था और ये गैंग केवल शनिवार को ही ठगी का काम करता है। वहीं एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग ने चंपावत के एक व्यापारी के खाते से करीब 30 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इसकी शिकायत आने पर एसटीएफ आरोपी अनिकेत को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि मामले में अभी भी 4 अन्य आरोपी फरार हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।